अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाजरीन, वर्ल्ड वार 2 के बाद जहां ग्लोबल पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक बदल चुकी थी, वहीं दो नए कंट्रीज दुनिया के नक्शे पर सामने आते हैं, यानी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। लेकिन आज की डेट तक साउथ कोरिया दुनिया की 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और नॉर्थ कोरिया का कुछ अता पता नहीं है। आखिर साउथ कोरिया ने कौन सी वो पॉलिसीज अपनाई कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने उसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन का दर्जा दे दिया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाजरीन, जब 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया तो कोरियन पेनिनसुला, जो उस वक्त तक जापान के अंडर रूल था, अलाइड पावर्स ने उसे भी डिवाइड कर दिया। उसके नॉर्दर्न पार्ट को सोवियत यूनियन ने एक्वायर कर लिया था और साउदर्न पार्ट को USA ने। ये पार्टीशन सिर्फ एक ट्रस्टीशिप थी। दोनों कंट्रीज 5 सालों के लिए कोरियन पेनिनसुला को रन करेंगे। वहाँ के पॉलिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोरियन पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड को सेट किया जाएगा और 5 सालों के बाद दोनों पार्ट्स को फिर से यूनाइट करके वहां की नई गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये दोनों अलाइड पावर्स आपस में लड़ने लगती हैं, जिसको कोल्ड वार भी कहा जाता है, और इसी के चलते दोनों पार्ट्स के लोगों की आइडियोलॉजी भी चेंज होने लगती है। और आखिरकार 15 अगस्त 1948 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया और 9 सितंबर 1948 को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया का जन्म होता है। लेकिन वही सवाल जो इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है कि नॉर्थ कोरिया वो प्रोग्रेस क्यों नहीं अचीव कर पाया जो आज साउथ कोरिया के पास है, आइए जानते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये समझना होगा कि 1948 में UN सुपरवाइज्ड इलेक्शन करवाए जाते हैं, लेकिन ये इलेक्शन सिर्फ साउदर्न पार्ट में ही हो पाते हैं, जिनको जीत के सिंगमैनरी 1960 तक साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं और नॉर्थ कोरिया में किम टू संग 1994 तक सुप्रीम लीडर बनते हैं। और किम टू संग एक नेक्स्ट लेवल कम्युनिस्ट थे। 25 जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में इन्वेड करने की कोशिश की ताकि वो नॉर्थ और साउथ दोनों को मिलाकर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना सके, जिसकी वजह से एक जंग स्टार्ट हो जाती है जो 3 सालों तक कंटिन्यू रहती है, जिसको कोरियन वार भी कहा जाता है। 1953 में दोनों कोरियाज को कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन और मिलिट्री डिमार्केशन लाइन के जरिए परमानेंटली सेपरेट कर दिया जाता है। 1960s तक साउथ कोरिया के प्रोग्रेस कुछ खास नहीं थी। 16 मई 1961 को पार्क चंग ही एक मिलिट्री कू करते हैं जो 1979 तक कंटिन्यू रहता है अंटिल हिज असैसिनेशन। इस पीरियड के दौरान 1960 टू 1980 तक रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है। कोल्ड वार के टाइम पे USA की तरफ से ह्यूज अमाउंट ऑफ एड देखने को मिलती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है, इंपोर्ट्स को कम्प्लीटली रोका जाता है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाती है। बड़े बड़े चैबल्स उभर कर सामने आते हैं। चैबल्स ह्यूज फैमिली बिजनेसेस होते हैं। इन चैबल्स में होंडाई, सैमसंग और LG जैसे बड़े नाम शामिल होते हैं। इन चैबल्स को सरकार की तरफ से टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये चैबल्स ह्यूज लेबर फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। लोगों को रोजगार मिलता है, उसकी डोमेस्टिक परचेज बढ़ती है। 1980s तक साउथ कोरिया लो इनकम से मिडिल इनकम कंट्री बन जाता है। साउथ कोरिया का GDP 8% पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज होता है। 1962 में साउथ कोरिया का GDP $2.7 बिलियन से 1980 तक $230 बिलियन तक इंक्रीज हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 1962 में 14% से इंक्रीज करके 1989 तक 30% तक पहुंच जाता है। सबसे मेजर फैक्टर जिसने साउथ कोरिया को प्रोग्रेस करने में हेल्प की वो उनकी 1960s में ही अपनाई गई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट में इजाफा हो सका। नाजरीन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी बढ़ गई कि 1980s तक 48% नेशंस पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज में काम करती थी। 1980s टू 1990 तक साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अपने बहुत से टारगेट अचीव किए, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल
करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई गई। मनी सप्लाई को इंक्रीज किया गया। 1980 टू 1987 तक 9.2% रियल ग्रोथ देखने को मिली और 1986 टू 1988 तक ये ग्रोथ 12% तक इंक्रीज हो गई। इन्फ्लेशन का रेट डिक्रीज हुआ और कंज्यूमर प्राइस 4.2% एनुअली इंक्रीज हुआ। ट्रेड को इंक्रीज किया गया जिससे साउथ कोरिया की इकोनॉमी को बैलेंस्ड वे में ग्रो करने का मौका मिला। 1990s में हमें एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलते हैं। साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में से एक होते हैं। जहां साउथ कोरिया की इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही थी, वहां अब -6% से श्रिंक हो रही थी। आखिरकार साउथ कोरिया को IMF से $21 बिलियन लोन लेना पड़ता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि साउथ कोरियन चैबल डेवो को गवर्नमेंट की तरफ से डिसमेंटल कर दिया जाता है। जनरल मोटर्स और टाटा ग्रुप मिलकर इसको बाय कर लेते हैं। फाइनली 1999 में जाकर इकोनॉमी रिवाइव करने लगती है और आज की डेट तक साउथ कोरिया की इकोनॉमी एशिया की 4th एंड वर्ल्ड 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। साउथ कोरिया की कंपनीज शिप्स बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्मामेंट्स में अपना मुकाम बना चुकी है। साउथ कोरिया की कंपनीज का कंट्रीज की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टूरिज्म के सेक्टर में भी साउथ कोरिया बहुत आगे है। ये मोस्ट विजिटेड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है। ट्रेड सेक्टर में भी साउथ कोरिया एवरी ईयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड करता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी वीडियो ऑन द रैपिड ग्रोथ ऑफ साउथ कोरिया, जिसको मिरेकल ऑन द हैन रिवर भी कहा जाता है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।